हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एग्जाम ट्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं राहुल मिश्रा एग्जाम ट्री यूट्यूब चैनल के डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज है 29 जनवरी और 29 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, जो कि आपके आने वाले किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट हेल्पफुल आने वाले हैं। और हाँ फ्रेंड्स, आपके अभी पढ़ाए गए करंट अफेयर्स का रैपिड रिवीजन मैं शाम में 6 बजे एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से करवाता हूँ, जिसमें आपका अभी का पढ़ा करंट अफेयर्स 1 मिनट में रिवाइज हो जाता है। तो अपने करंट अफेयर्स को और भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारे शाम में 6 बजे वाले सेशन को भी जरूर ज्वाइन करें। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं 29 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन को अपने आज की इस मोटिवेशनल कोट्स के साथ। तो हमारा आज का मोटिवेशनल कोट्स है, आज मुश्किल है कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। तो जी हाँ फ्रेंड्स, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी है और पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करते रहना है। भविष्य जरूर एक ना एक दिन बेहतरीन होने वाला है। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में भारत की संसद द्वारा कौन सा डिजिटल ऐप लॉन्च किया गया। तो हाल ही में भारत की संसद द्वारा डिजिटल संसद ऐप लॉन्च किया गया। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आपको बता दें कि संसद ने एक नया ऐप डिजिटल संसद ऐप लॉन्च किया है, जिससे लोगों और विधि निर्माताओं के लिए संसद में कार्यवाही का पालन करना आसान हो जाएगा। इसके अलावा यह संसद के सदस्य को व्यक्तिगत अपडेट की जांच करने जैसी सेवाओं तक पहुंचने में भी मदद करेगी। भविष्य में सांसद उपस्थिति के लिए लॉगिन कर सकते हैं, प्रश्नकाल के लिए प्रश्न दे सकते हैं या बहस के लिए नोटिस जमा कर सकते हैं। तो एक मल्टीपर्पस ऐप लॉन्च किया गया है भारत की संसद के द्वारा, जिसका नाम क्या दिया गया है, जिसका नाम दिया गया है डिजिटल संसद ऐप। तो यह क्वेश्चन आप याद रखिएगा, आपके आने वाले एग्जाम में यह क्वेश्चन आने की 100% पॉसिबिलिटी बनती है कि भारतीय संसद द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया। तो वह डिजिटल संसद ऐप लॉन्च किया गया। अब आइए, आपके लिए एग्जाम स्पेशल क्वेश्चन है। एग्जाम स्पेशल क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय संसद दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संसद दिवस प्रत्येक वर्ष 30 जून को मनाया जाता है। गरुड़ ऐप किसने लॉन्च किया। तो गरुड़ ऐप निर्वाचन आयोग ने लॉन्च किया। और निर्वाचन आयोग का जैसे ही बात आए तो आपके दिमाग में दो बातें आनी चाहिए, एक तो आपका गरुड़ ऐप और एक आपका स्वीप कार्यक्रम। स्वीप कार्यक्रम आपके एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था कि स्वीप कार्यक्रम का संबंध किससे है, और आपके एक ऑप्शन में था निर्वाचन आयोग। तो इसलिए यह क्वेश्चन आप याद रखिएगा, गरुड़ ऐप किसने लॉन्च किया, तो निर्वाचन आयोग ने। और स्वीप कार्यक्रम का संबंध किससे है, तो इस दोनों का संबंध निर्वाचन आयोग से है। और हमारे अभी प्रेजेंट टाइम के निर्वाचन आयुक्त कौन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस संगठन ने साथी निवेशक शिक्षा पर एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया। तो इसका लॉन्च किया सेबी ने। अपना कांगड़ा ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया। तो अपना कांगड़ा ऐप हिमाचल प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया। तो फ्रेंड्स, ये थे क्वेश्चन नंबर 1 और उसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि मैंने आपको कराया। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा सेशन पसंद आता होगा। यदि सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य ने जनवरी 2022 में पहला ओडीएफ प्लस गांव घोषित किया। यानी कि निम्नलिखित में से किस राज्य को जनवरी 2022 में पहला ओडीएफ प्लस गांव घोषित किया गया। तो आपको बता दें कि मिजोरम को 2022 का पहला ओडीएफ गांव घोषित किया गया। तो अब यहाँ पर एक टर्म है आपका ओडीएफ गांव। ओडीएफ गांव का क्या अर्थ होता है, इसको समझते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर आइए, आप देखिए यहाँ पे ओडीएफ प्लस गांव क्या होता है। तो ओडीएफ प्लस गांव यानी कि ऐसा गांव जहां खुले में शौच पर पूर्ण पाबंदी हो, यानी कि वहां पर खुले में शौच पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दिया गया हो, और ग्राम पंचायत में कम से कम एक सामुदायिक शौचालय हो। इसके साथ ही गांव के सभी घरों के साथ साथ प्राथमिक विद्यालय, पंचायत घर और आंगनबाड़ी केंद्र में शौचालय की सुविधा होना जरूरी है। तो ऐसे गांव को ओडीएफ गांव प्लस गांव की सूची में रखा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ओडीएफ प्लस का क्या अर्थ है, आसान भाषा में अगर इसे समझे तो गांव के प्रत्येक घर में शौचालय हो, वहां बाहर में शौच करना पूरा पाबंदी हो, यानी कि वहां में बाहर में कोई शौच नहीं करता हो। उसके अलावा वहां के पंचायत घर, आंगनबाड़ी केंद्र, प्राथमिक स्कूल, इन सब में शौचालय की उचित व्यवस्था हो, और पूरे गांव के लिए एक सामुदायिक शौचालय का भी प्रबंध किया गया हो, जहां पर कोई भी जाकर वहां पे अपने शौच मुक्त हो सकता है। तो इस तरह के गांव को ओडीएफ प्लस गांव कहते हैं। और 2022 में आपको बता दें कि मिजोरम के मोबुआंग गांव को ओडीएफ प्लस गांव की सूची में शामिल किया गया है। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको डिटेल से इसको समझाता हूँ कि मिजोरम में आइजोल जिले के एबॉक ब्लॉक में दक्षिण मोबुआंग
को एक मॉडल ODF अर्थात खुले में शौच मुक्त प्लस गांव घोषित किया गया। कौन सा गांव है आपका? मोबुआंग। याद रखिएगा, आप इसका नाम भी पूछ सकता है आपसे। मिजोरम के किस गांव को ODF प्लस गांव सूची में शामिल किया गया? तो मोबुआंग गांव को। ठीक है। इसने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण मिशन चरण 2 निर्देश के अनुसार सभी मापदंडों को पूरा किया। गांव में कुल 116 घरों में 649 लोगों की आबादी है। 2021 में गांव को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से दो बातें निकल कर आई कि मोबुआंग गांव को इससे पहले राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सम्मान से भी सम्मानित किया गया था और इसको अब ODF प्लस गांव की सूची में भी शामिल कर दिया है। तो इन दोनों पॉइंट को आप याद रखिएगा, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार और ODF प्लस सूची, जिसमें इसे 5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की गई थी इस गांव को। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए आपके लिए एग्जाम स्पेशल क्वेश्चन है जिसमें मैंने आपको ODF प्लस गांव का चर्चा करके बताया कि क्या होता है। और एक और क्वेश्चन है आपके एग्जाम स्पेशल के लिए कि ODF प्लस गांव की सूची में देश में पहला स्थान किस राज्य का है? तो यह आपका तेलंगाना का है। ODF प्लस गांव की सूची में देश में पहला स्थान तेलंगाना सरकार का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस सरकारी मंत्रालय ने स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज शुरू किया? तो हाल ही में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज शुरू किया। तो आपका आंसर होता है ऑप्शन नंबर 1। आपको बता दें कि आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने 27 जनवरी 2022 को स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज शुरू किया। इसे उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग और एक्सचेंज फ्रेंचाइज डी डेवलपमेंट के साथ साझेदारी में शुरू किया गया था। चुनौती स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के तहत उद्यम विकास के लिए एक सक्षम वातावरण को बढ़ावा देना चाहती है और इसी ने स्टार्ट किया है स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज। अब जहां भी स्टार्टअप की बात है तो स्टार्टअप से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसको आपको एक बार रिवाइज करना चाहिए। तो मैं आपके लिए एग्जाम स्पेशल में वही लेकर आया हूं। अभी आपका हाल ही में स्टार्टअप दिवस घोषित किया गया है। वह किस दिन को घोषित किया गया है? तो वह घोषित किया गया है 16 जनवरी को। और हमारे आवासन और शहरी मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो हरदीप सिंह पुरी आवासन और शहरी मंत्रालय के मंत्री हैं। और आ जाइए, स्टार्टअप दिवस कब घोषित किया गया? 16 जनवरी को घोषित किया गया। किस साल से मनाया जा रहा है? तो इसे वर्ष 2022 यानी इसी साल से मनाया जा रहा है। आपको यह क्वेश्चन याद हो चुका होगा, उम्मीद करता हूं, अगर आप डेली बेसिस पे सेशन को ज्वाइन करते होंगे तो। स्टार्टअप सप्ताह कब मनाया गया? तो स्टार्टअप सप्ताह 10 से 16 जनवरी को मनाया गया। स्टार्टअप योजना की शुरुआत कब की गई? तो स्टार्टअप योजना की शुरुआत 16 जनवरी 2016 को की गई और इसी कारण स्टार्टअप दिवस को 16 जनवरी को मनाया जाने लगा। ठीक है, यूनिकॉर्न क्या है? तो जब भी स्टार्टअप की बात आए तो आपके दिमाग में यूनिकॉर्न भी आना चाहिए। तो यूनिकॉर्न बड़े स्टार्टअप को यूनिकॉर्न कहते हैं और बड़े स्टार्टअप को यूनिकॉर्न कहते हैं और जिसमें रैंक है भारत की नंबर 3 पर। फर्स्ट पर USA, सेकंड पे चाइना और थर्ड पर इंडिया है। ठीक है, यूनिकॉर्न में भारत की रैंक क्या है? तो तीसरी है, याद रखिएगा। समृद्ध पोर्टल का संबंध किससे है? तो समृद्ध पोर्टल का संबंध है स्टार्टअप को गति देने से। समृद्ध पोर्टल का संबंध स्टार्टअप को गति देने से है। तो इन चारों पॉइंट को आप याद रखिएगा। स्टार्टअप के जहां भी चर्चा आए ये सारे आपके पॉइंट क्लियर होने चाहिए। तो फ्रेंड्स बढ़िए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में सचित्र पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो हाल ही में सचित्र पुस्तक का विमोचन मीनाक्षी लेखी ने किया। और मीनाक्षी लेखी कौन है? संस्कृति राज्य मंत्री है। संस्कृति राज्य मंत्री है मीनाक्षी लेखी। और मीनाक्षी लेखी का जैसे ही नाम है तो आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन हिट करना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स अभियान की शुरुआत किसने की? तो नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स अभियान की भी शुरुआत मीनाक्षी लेखी ने ही की थी। और यह कहाँ पर आयोजित किया गया था? दिल्ली में आयोजित किया गया था, जिसमें 75 बाइकर्स सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए संदेश देते हुए नजर आए थे। ठीक है, अब आइए इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने 27 जनवरी 2022 को नई दिल्ली में आज़ादी का महोत्सव के हिस्से के रूप में स्वतंत्रता संग्राम में शामिल भारत की गुमनाम नायिकाओं पर एक सचित्र पुस्तक का विमोचन किया। सचित्र यानी कि चित्र के साथ पुस्तक का विमोचन किया। पुस्तक का विमोचन अमर चित्र कथा के सहयोग से किया गया। इसमें उन रानियों की कहानियां हैं जिन्होंने साम्राज्यवादी शासन के खिलाफ संघर्ष में औपनिवेशिक शक्तियों से लड़ाई की है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है फ्रेंड्स,
आपको अगर मौका मिले तो इस बुक को जरूर पढ़िएगा। बहुत ही बेहतरीन बुक बनाई गई है, इसका रिव्यू मैं देख चुका हूँ। अब आइए आपके लिए इंपॉर्टेंट बुक्स की चर्चा कर लेते हैं कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से बुक्स इंपॉर्टेंट हैं। तो द एंजल्स ऑफ कैलाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो कुछ दिन पहले मैंने आपको यह कराया था, सुबीरा प्रसाद द एंजल्स ऑफ कैलाश पुस्तक के लेखक है। लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो तुहीन एस सिन्हा और अंकिता वर्मा द्वारा लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा पुस्तक लिखी गई है। और जैसे ही बिरसा मुंडा का नाम आए तो आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आना चाहिए कि हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? तो हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम उड़ीसा के राउरकेला में बनाया जा रहा है और उसका नाम क्या दिया गया है? तो बिरसा मुंडा स्टेडियम दिया गया है। उस हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम का नाम है बिरसा मुंडा स्टेडियम, उड़ीसा के राउरकेला में बनाया जा रहा है। इंडोमिटेबल ए वर्किंग वुमेन नोट्स एंड लाइफ लाइफ एंड सॉरी फिर से देखिए, इंडोमिटेबल ए वर्किंग वुमेन नोट्स लाइफ एंड लीडरशिप किसकी पुस्तक है? तो यह अरुंधति भट्टाचार्य की पुस्तक है। रतन टाटा बायोग्राफी किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर थॉमस मैथ्यू द्वारा लिखी गई है और इसका विमोचन कब होगा? नवंबर 2022 में होगा। आज़ादी किसकी पुस्तक है? अरुंधति रॉय की। यहाँ पर देखिए अरुंधति भट्टाचार्य हैं जिनकी पुस्तक है इंडोमिटेबल ए वर्किंग वुमेन नोट्स लाइफ एंड लीडरशिप। और ये आज़ादी जो है अरुंधति रॉय की पुस्तक है, इसलिए आप मिक्सअप नहीं कर दीजिएगा। आगे देखते हैं, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक डेविड डायोप की पुस्तक है। नेक्स्ट है आपका प्लेइंग इट माई वे, सचिन तेंदुलकर की पुस्तक है। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, सौरभ गांगुली की पुस्तक है। योर बेस्ट डे इज टुडे, अनुपम खेर द्वारा लिखी गई है। मास्टरमाइंड विश्वनाथन आनंद द्वारा लिखी गई है। और भारत का खेल रत्न पुरस्कार से पहले व्यक्ति कौन है जिन्हें सम्मानित किया गया? तो वह है आपके विश्वनाथन आनंद, चेस प्लेयर है आपके। डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस यह किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर ए सूर्यप्रकाश द्वारा डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस नामक पुस्तक लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, किस देश की एयरलाइन ने अपना नाम एयर एशिया ग्रुप BHD से बदलकर कैपिटल A BHD कर लिया है? तो आपको बता दें कि यह मलेशिया की कंपनी ने ऐसा काम किया है। मलेशिया की एयरलाइन ने अपना नाम एयर एशिया ग्रुप BHD से बदलकर कैपिटल A BHD कर लिया है। आइए आपको इसका एक्सप्लेनेशन समझाएं कि मलेशिया की एयर एशिया ग्रुप BHD ने अपनी सूचीबद्ध होल्डिंग कंपनी का नाम बदलकर कैपिटल ADHD कर लिया है, ADHD कर लिया है। ठीक है, वहाँ पे टाइपिंग एरर है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे ADHD कर लिया है। ठीक, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका ABHD, लेकिन ADHD कर लिया है। आगे बढ़िए, आगे देखिए इसको कि यह कोर बजट एयरलाइन से हटकर अपने व्यवसायों के बढ़ते पोर्टफोलियो की बाजार में अपनी पहचान बनाना चाहता है। एयरलाइन व्यवसाय एयर एशिया ब्रांड के बरकरार रखेगा जो एशिया में प्रसिद्ध है। कैपिटल ए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी टोनी फर्डिस ने यह जानकारी दी कि अब इसके नाम में चेंजिंग कर दिया गया है। अब आइए अगला क्वेश्चन, सॉरी आपके लिए एग्जाम स्पेशल है कि मलेशिया की कैपिटल कहाँ है? तो मलेशिया की कैपिटल कुलालमपुर है। इसके प्रधानमंत्री कौन है? तो इस्माइल साबरी याकूब इसके प्रेजेंट टाइम के प्रधानमंत्री हैं। और इसकी मुद्रा क्या है? तो मलेशियाई रिंगित इसकी मलेशिया की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किसने नेपियर रिसर्च पोर्टल लॉन्च किया है? तो हमारे प्रेजेंट टाइम के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने नेपियर रिसर्च पोर्टल लॉन्च किया है। आपको बता दें कि केंद्रीय रसायन और उर्वरक एवं स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने 28 जनवरी 2022 को नेपियर रिसर्च पोर्टल लॉन्च किया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल, एक मिनट, नेपियर का फुल फॉर्म क्या होता है? यहाँ पे आप देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च पोर्टल। नेपियर का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च पोर्टल सभी नेपियर को उसकी शोध गतिविधियों के बारे में जानकारी प्रसारित करने के उद्देश्य से इसे बनाया गया है। यानी कि नेपियर जो नामक पोर्टल है इसको मनसुख मांडविया ने लॉन्च किया है, इतना ध्यान में रखिएगा। और उसके अलावा इसको ध्यान में रखिएगा कि इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। इसके फुल फॉर्म को याद रखिएगा, आपके एग्जाम में जो फुल फॉर्म आती है वो आपके करंट के टॉपिक से ही फुल फॉर्म आते हैं। अब आइए आपके लिए एग्जाम स्पेशल क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका नेपियर का फुल फॉर्म दे रखा है, फिर से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च नेपियर का फुल फॉर्म है।
हाल ही में कोविड-19 के टीकाकरण के 1 साल पूरा होने पर डाक टिकट किसने जारी किया है? तो यह मनसुख मांडविया ने कोविड-19 के टीकाकरण के 1 साल पूरा होने पर जारी किया है। कोविड-19 टीकाकरण अभियान का आरंभ कब हुआ था? तो यह 16 जनवरी 2021 को हुआ था। माई CGHS नामक मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? तो यह मनसुख मांडविया ने माई CGHS नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रूर्बन मिशन लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो रूर्बन मिशन लागू करने वाला पहला राज्य आपका तेलंगाना बना है। तो फ्रेंड्स ये थे आपके इसके एग्जाम स्पेशल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि आपके आने वाले एग्जाम में 100% छपने वाला क्वेश्चन है। इसको लिख लो स्टाम्प पेपर पे कि यह क्वेश्चन आएगा तो आएगा। किस टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय T+2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय T+2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक बार फिर और 2020 में एक टाइगर रिजर्व को यह पुरस्कार दिया गया था और उसके बाद जितने भी एग्ज़ाम आए थे उसके कुछ ना कुछ शिफ्ट में कोई ना कोई शिफ्ट में यह क्वेश्चन देखने को मिल रहा था। तो इस कारण ही मैं कह रहा हूँ कि यह जो क्वेश्चन है आपका छपने वाला क्वेश्चन है। उसकी मैं चर्चा आपको करूँगा कि किस टाइगर रिजर्व को T+2 का पुरस्कार 2020 में मिला था। आप धैर्य बनाए रखिए। आइए पहले इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन समझिए। तमिलनाडु में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को 2010 से बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय T+2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह ईरोड जिले में स्थित है और अब इसके 1408 वर्ग किलोमीटर परिसर में 80 बाघ हैं। जंगली बाघों की संख्या दोगुनी करने के लिए नेपाल के बर्दिया राष्ट्रीय उद्यान को भी संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया। तो यह पुरस्कार किसको किसको दिया गया? तो एक तो आपका सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व और एक आपका दिया गया बर्दिया राष्ट्रीय उद्यान। और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व भारत का तमिलनाडु का टाइगर रिजर्व है और बर्दिया राष्ट्रीय उद्यान यह आपके नेपाल का है। तो इन दोनों को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया T+2 का पुरस्कार। तो अब आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व के साथ किस टाइगर रिजर्व को संयुक्त रूप से T+2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आपका आंसर होना चाहिए बर्दिया राष्ट्रीय उद्यान। और क्वेश्चन बन सकता है आपका कि बर्दिया राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो वहाँ पर आपके एक ऑप्शन में नेपाल देखने को मिलेगा। तो उस नेपाल को आप टिक करके आइएगा तो आपका राइट आंसर नेपाल हो जाएगा। ठीक है, यह पुरस्कार विश्व वन कोष द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के इसका देखते हैं कि T+2 पुरस्कार किसको किसको दिया जाता है। तो T+2 पुरस्कार उन रिजर्व को दिया जाता है जो 2010 के बाद से बाघों की आबादी में उल्लेखनीय और औसत दर्जे की वृद्धि हासिल करते हैं। ठीक है, अब आइए आपके लिए एग्जाम स्पेशल क्वेश्चन है जिसकी चर्चा मैंने स्टार्टिंग में की थी। यहाँ पर देखिए आप 2020 में किस टाइगर रिजर्व को T+2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो उसका आंसर होगा पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो कि कहाँ का था? उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व को 2020 में T+2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसके बाद के आपके आए सारे एग्जाम यानी कि 2020 में आए बहुत सारे एग्जाम में उनके कई अलग अलग शिफ्टों में T+2 पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे। इस कारण मैं कह रहा हूँ कि अभी 2022 में फिर से यह पुरस्कार दिया गया है आपके तमिलनाडु के एक राज्य टाइगर रिजर्व को, यानी जिसका नाम है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है 100%। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में कौन सा हेलीकॉप्टर भारतीय नौसेना के अंडमान निकोबार कमान के बेड़े में शामिल किया गया है? तो हाल ही में ALH ध्रुव MK3 हेलीकॉप्टर को अंडमान निकोबार कमान के बेड़े में शामिल किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको बता दें कि स्वदेश निर्मित 2 आधुनिक हल्के हेलीकॉप्टर अल ध्रुव मार्क 3 को 28 जनवरी 2022 को पोर्ट ब्लेयर में भारतीय नौसेना के अंडमान निकोबार कमान के बेड़े में यह शामिल किया गया। स्वागत समारोह INS उत्कृष्ट में आयोजित किया गया। 2 शक्तिशाली शक्ति इंजन, आधुनिक रडार, इलेक्ट्रिको ऑप्टिकल सेंसर आदि से लैस हेलीकॉप्टर अधिकतम 14 सैनिकों के साथ दिन रात मिशन को अंजाम देने में सक्षम है। आधुनिक हल्के हेलीकॉप्टर ALMK3 हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं।
निम्नलिखित में से किस अस्पताल ने अपनी अनूठी डिजाइन बिल्डिंग के लिए RIBA अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? यानी कि क्वेश्चन इस तरह से घुमा के पूछ सकता है कि RIBA अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसने जीता है? तो वह जीता है आपके फ्रेंडशिप अस्पताल ने। आपको बता दें कि फ्रेंडशिप हॉस्पिटल को RIBA इंटरनेशनल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स ने बांग्लादेश के फ्रेंडशिप हॉस्पिटल को 2021 के लिए दुनिया की सबसे परिवर्तनकारी इमारत घोषित किया। 80 बिस्तरों वाले इस सामुदायिक अस्पताल को बांग्लादेशी वास्तुकार काशिफ चौधरी ने डिजाइन किया था। तो क्वेश्चन आप यहाँ से याद रखिएगा कि RIBA इंटरनेशनल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो फ्रेंडशिप हॉस्पिटल को। इसका डिजाइन किसने किया था? तो काशिफ चौधरी ने इसका डिजाइन किया था। तो इन दोनों क्वेश्चन को आप यहाँ से याद रखिएगा। इसमें कितनी बेड है? तो 80 बेड का यह जो हॉस्पिटल है। नेक्स्ट है आपके एग्जाम में स्पेशल क्वेश्चन है कि ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? तो हाल ही में आपका ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का समापन हुआ है, वह आयोजित हुआ था ढाका बांग्लादेश में। यह कौन से नंबर का ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव था? तो यह 20वें नंबर का था। ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एशियाई प्रतियोगिता खंड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो यह कुझांगल को मिला। मिताली एक्सप्रेस इंडिया बांग्लादेश के बीच चलाई जाती है। और हाल ही में भारत और किस देश ने एक स्मारक लोगो लॉन्च किया है? तो भारत और इजराइल ने एक स्मारक लोगो लॉन्च किया है। यह भी आपका छपने वाला क्वेश्चन है। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, डेटा गोपनीयता दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 28 जनवरी को डेटा गोपनीयता दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें कि प्रत्येक साल पूरी दुनिया में 28 जनवरी को डेटा गोपनीयता दिवस अर्थात डाटा प्राइवेसी डे के रूप में मनाया जाता है। गोपनीयता पर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर साल डेटा गोपनीयता दिवस मनाया जाता है। यह दिवस नागरिकों को अपनी व्यक्तिगत जानकारी की रक्षा करने हेतु प्रोत्साहित एवं जागरूक करता है। अब फ्रेंड्स, यह आपका डेटा गोपनीयता दिवस मनाया गया 28 जनवरी को। अब जनवरी में जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स मनाए गए हैं, दिवस मनाए गए हैं, उसको मैं फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूं, जिससे आपका फिर से सारा का सारा कुछ याद हो जाए। चलिए मेरे साथ दोहराइए। अब तक तो आपको याद हो गए होंगे। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी, और विश्व ब्रेल दिवस से पहले भी आपका एक मनाया जाता है 1 जनवरी को आपका DRDO का स्थापना दिवस। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी, और हिंदी दिवस 14 सितंबर। युवा दिवस 12 जनवरी। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मैंने आपको ऊपर के क्वेश्चन में पढ़ाया, 16 जनवरी को शुरुआत किया गया, वर्ष 2022 से मनाया जा रहा है। NDRF का स्थापना दिवस 19 जनवरी को मनाया जाता है। त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय का स्थापना दिवस 21 जनवरी को। पराक्रम दिवस, जी हाँ फ्रेंड्स, पराक्रम दिवस यह भी इंपॉर्टेंट है, यह 2021 से मनाया जा रहा है। पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में, ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब से मनाया जा रहा है? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। और इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, पिछले साल की थीम पूछ दिया था आपके एग्जाम में, इसलिए मैंने आपका यहाँ पर थीम लिख रखा है कि चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की इस बार की थीम है, जिसे 24 जनवरी को मनाया गया। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो इसको भी 24 जनवरी को ही मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। 73वां गणतंत्र दिवस कब मनाया गया? तो 26 जनवरी को आपका भारत का 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया गया? तो 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया गया। और लास्ट आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया गया? तो 27 जनवरी को आपका प्रलय स्मरण दिवस मनाया गया। और डेटा गोपनीयता दिवस आपका 28 जनवरी को मनाया गया। तो इस तरह से आपका जनवरी का पूरा इंपॉर्टेंट डेट्स या बात करें महत्वपूर्ण दिवस, वो आपका रिवाइज होता है। और यहाँ पर मेरा आज का करंट अफेयर्स का सेशन भी समाप्त होता है। कल आपको वीकली करंट अफेयर्स का सेशन देखने को मिलेगा, जिसमें आपके पूरे वीक का करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा सेशन पसंद आता होगा। यदि सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।